हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है बिजनेस लॉ, या जिसको हम हिंदी के अंदर कह सकते हैं व्यावसायिक संनियम या व्यावसायिक कानून। और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है करने जा रहे हैं, डैट इज़ प्रतिफल, कंसिडरेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जब हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक वैध अनुबंध करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है कि लॉफुल कंसिडरेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम प्रतिफल का मतलब क्या होती है और प्रतिफल के आवश्यक लक्षण क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए कंसिडरेशन, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसके लिखित नोट जो है वो मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मैं डाल दूँगी। और उसी तरह अगर आपको मेरी ये कोशिश सही लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिफल का मतलब क्या है। देखो, जब हम आम बोलचाल की भाषा में प्रतिफल का यूज़ करते हैं तो उसके बदले में होता है कुछ के बदले कुछ। जैसे मैंने आपकी पिक्चर पेंट कर दी, आपने मुझे 200 रुपये दे दिया, तो देखो 200 रुपये के बदले में मैंने आपकी पिक्चर पेंट की और आपको 200 रुपये के बदले में मुझे 200 रुपये मिल गए क्योंकि मैंने आपकी पिक्चर पेंट की, और आपके 200 के बदले में आपकी पिक्चर पेंट हो गई। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जब भी हम जो है एग्रीमेंट करते हैं तो उसके बदले में जो है कुछ प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो है देखो कोई काम करता है या ना करने का वचन देता है, जैसे मान लो राम ने शाम के पैसे देने हैं, ठीक है, तो राम जो है उसको एक सही समय पे चुका नहीं पाता, तो शाम अब कोर्ट के अंदर जाना चाहता है, तो राम उसको कहता है कि मैं तुझे जो है ब्याज दे दूंगा, पर तू कोर्ट के अंदर ना जा, मेरे ऊपर मुकदमा ना कर। तो वहाँ पे देखो क्या है कि अगर तू मुकदमा नहीं करेगा तो मैं तुझे जो है इतने प्रतिशत ब्याज से जो है ज़्यादा भुगतान करूँगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि देखो, यदि एक व्यक्ति कोई कार्य करता है या ना करने का वचन देता है तो उसके बदले में कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर उसे नहीं मिलता तो ये जो वचन है वो वैध नहीं होता। देखो, जो कुछ हमें मिलता है वो प्रतिफल कहलाते हैं। प्रतिफल जो होती है वो कीमत होती है जो किसी दूसरे के वचन को खरीदने के लिए दी जाती है। अब देखो, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि जैसे एक नर्स है, वो एक पेशेंट की देखभाल करती है तो उसके बदले में उसको जो है मेहनताना मिलता है। लेकिन घर के अंदर जो माँ है वो अपने बच्चे की देखभाल करती है तो उसको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखो, वो जो चीज़ें जो है वो हम लॉ के अंदर स्टडी नहीं करते, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है बिना प्रतिफल की होती है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे को वचन देता है और वो उस दूसरे व्यक्ति से कोई प्रतिफल पाने के लिए करता है जो दूसरा व्यक्ति खुद देने के योग्य है या उससे दिलाने के योग्य है। जैसे मैंने आपको कहा, राम ने शाम से कहा कि शाम तू मेरी पिक्चर पेंट कर दे, मैं तुझे उसके बदले में 200 रुपये दूंगा। तो शाम मान गया, तो शाम ने उसकी पिक्चर पेंट कर दी और राम ने उसको 200 रुपये दे दिया। तो यहाँ पे देखो, जो प्रतिफल है, प्रतिफल जो होता है वो बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो है लाभ पाने के लिए करता है। और उसी तरह क्या होता है कि दूसरी व्यक्ति जो होता है खुद जो देने के योग्य है या उसे दिलाने के योग्य है। तो प्रतिफल को हम कह सकते हैं कि लाभ के रूप में, हानि, हित, अहित तथा दायित्व आदि के रूप में हो सकता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जिस एग्रीमेंट के अंदर, ठहराव के अंदर प्रतिफल नहीं होता तो वो ठहराव जो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। और उसी तरह क्या है कि देखो, यदि ए जो है बी को कहता है कि मैं तुझे 200 रुपये का गिफ्ट दूंगा, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ प्रतिफल नहीं मिलता, तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता। प्रतिफल की जो परिभाषा है एक ऐसी, देखो यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रतिफल की परिभाषा है एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो वचनदाता को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्ष के द्वारा दिया जाता है। ये जो डेफिनेशन है, that has been given by the Blackstone, consideration is the recompense
गिवन बाय द पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग टू द अदर। तो देखो यहाँ पे क्या है कि प्रतिफल एक ऐसी क्षतिपूर्ति है जो वचनदाता को उसके वचन के बदले में दूसरे पक्षकार के द्वारा दी जाती है। जैसे राम शाम को कहता है कि तू मेरी पिक्चर पेंट कर दे। अब देखो यहाँ पे राम जो है शाम को जो है मतलब शाम को ऑफर देता है और शाम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। राम उसके बदले में उसको 200 दे देता है, वो उसकी पिक्चर पेंट कर देता है। और उसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सेक्शन 2D है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो वहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता, देखो जो वचनदाता की इच्छा पर, वचनदाता को इंग्लिश के अंदर हम प्रॉमिसर कह सकते हैं कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचनग्रहीता जो होता है, प्रॉमिसी होता है जो प्रॉमिस करता है, अथवा अन्य व्यक्ति ने कोई कार्य किया है। देखो जब वचनदाता की इच्छा पर प्रॉमिसी ने या किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई काम किया है या उसके करने से अलग रहा है, कोई कार्य करता है या उसके करने से अलग रहता है, अथवा करने का या करने से अलग रहने का, करने से अलग का मतलब ना करने का वचन देता है, तो इस प्रकार के कार्य करना या ना करने का वचन देना, उस वचन को उस वचन का प्रतिफल कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रतिफल है उसकी आवश्यक लक्षण जो है वो क्या है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो जब वचनदाता की इच्छा के ऊपर, देखो जो प्रॉमिसी ने जो वचन कहता है उसने जो काम करना है वचनदाता की इच्छा पर करना है। प्रतिफल जो है देखो यहाँ पे जब प्रतिफल जो है वचनदाता की इच्छा पर दिया जाना चाहिए। इसकी जो प्रतिफल संबंधी जो काम है वो वचनदाता की इच्छा या उसकी रिक्वेस्ट पे किया जाना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर किया जाता है या वचनदाता की इच्छा के बिना किया जाता है तो वो प्रतिफल नहीं होता। जैसे शाम जो है जिसका घर जो है उसका मूल्य जो है 1 लाख है, तो वो 20,000 में राम को अपनी इच्छा से बेच देता है। तो यहाँ पे लॉ इस तरह से नहीं देखता कि इसका मूल्य 1 लाख था लेकिन उसने उसको 20,000 में सेल कर दिया है, तो प्रतिफल होना चाहिए। लॉ ये नहीं देखता कि प्रतिफल कम है। प्रतिफल का कम होना अनुबंध की वैधता को प्रभावित नहीं करता अगर दोनों पार्टीज को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी तरह इस केस के अंदर की जो प्रतिफल है वो वचनदाता की इच्छा पे होना चाहिए। इसके संबंध में हम एक केस करते हैं दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का मामला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये केस है इसके अंदर क्या है कि देखो ए के कहने पर, जिलाधीश की प्रार्थना पर ए जो है एक बाजार का निर्माण करता है और उसके बाद वो बी से ये वचन लेता है कि वो वहाँ पे जो भी सेल करेगा उस पे ए को कमीशन देगा। ठीक है, तो वहाँ पे बाद में वो कमीशन देने से जो है मना करता है, तो वो कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि यहाँ पे ये जो बाज़ार बना था बी के कहने पे नहीं बना था बल्कि जिलाधीश के कहने पे बना था। तो इसलिए क्या है कि बी जो है वहाँ पे वो उसको कोई जो है कमीशन नहीं देगा। और उसी तरह हम यहाँ पे जो है ये केस जो है एक बार मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर देती हूँ कि इस संबंध में दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिलाधीश की प्रार्थना पर एक ने बाजार का निर्माण किया, उसके बाद बी ने ये वचन दिया कि वह उस बाजार में जो भी सेल करेगा एक को कमीशन देगा। तो ये बेसिकली क्या है कि देखो बाद में बी ने देने से मना कर दिया तो एक कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो कोर्ट वहाँ पे डिसाइड करती है कि यहाँ पे जो बाज़ार बनाया गया था वो जिलाधीश के कहने पर बनाया गया था, बी के कहने पर नहीं बनाया गया था। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो दूसरा इसका एलिमेंट है, जो लक्षण है, प्रतिफल जो है वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। देखो पहला जो सेक्शन 2D की जो परिभाषा है उसके अंदर जो प्रतिफल है वो वचनदाता की इच्छा पे किया जाना चाहिए। जैसे हमने उस केस में पढ़ा कि जो बाज़ार है अगर वो बी के कहने पे बनता
तो भी उसको कमीशन देता, लेकिन वो बना किसके ऊपर? जिलाधीश की इच्छा पे, तो वचनदाता की इच्छा पर नहीं मिला। तो यहाँ पे प्रतिफल जो है प्रॉमिसी, वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बेसिकली जो है कि जो प्रतिफल है वो जिसने प्रॉमिस किया है, जो प्रॉमिसी है उसके द्वारा भी आ सकता है, किसी और व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन, रचनात्मक प्रतिफल का सिद्धांत जो है वो लगता है, जिसके अंदर क्या है कि जो वचन ग्रहीता है, जो प्रॉमिसी है, उसके द्वारा प्रतिफल देना आवश्यक नहीं है, फिर भी उसे स्वयं प्रतिफल का एक पक्ष होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके अंदर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो केस है चिनैया वर्सेस रमैया उसको स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि लक्ष्मी रानी जो है वो रमैया की मदर है, ठीक है। तो ये चिनैया है जो कि रमैया का मामा है। तो यहाँ पे लक्ष्मी रानी जो है एक बुरी औरत होती है, वो अपनी संपूर्ण संपत्ति जो है अपनी पुत्री रमैया के नाम पे कर देती है, बट शर्त ये लगाती है कि वो अपने मामा को वार्षिक राशि जो है देगी। पुत्री जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं ये जो वार्षिक राशि है मैं अपने मामा को दूंगी। वो कुछ साल देती है, उसके बाद वो देना बंद हो जाती है। तो वो कहती है कि मैं इसको वार्षिक राशि क्यों दूँ, मुझे इसके अंदर कोई इसने कुछ दिया थोड़ी है। तो वहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड करती है कि देखो यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन है वो उसकी जो है वो लक्ष्मी रानी से आई है, और वो जो चिनैया है वो इसका जो है इसके अंदर पार्टी है। तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको दोबारा से ये केस बताती हूँ। लक्ष्मी रानी अपनी सारी संपत्ति अपनी पुत्री रमैया के नाम से कर देती है। यहाँ पे शर्त रखती है कि वो अपने मामा को वार्षिक राशि अवश्य देगी। वार्षिक राशि देने के लिए वचन किया गया, परंतु कुछ समय बाद उसने वो देना बंद कर दिया। तो वहाँ पे वो कोर्ट के अंदर चिनैया ने कोर्ट के अंदर केस किया। तो वहाँ पे उस रमैया ने कहा कि इसके अंदर कंसिडरेशन तो है ही नहीं है, तो मैं इसको वार्षिक राशि क्यों दूं। तो वहाँ पे उसने कहा कि जो उसकी मामा है उसकी ओर से अप्रत्यक्ष प्रतिफल दिया जाता है, तो उसको वार्षिक राशि प्राप्त करने का अधिकार है। देखो नियम ये है कि प्रतिफल के लिए जो अजनबी व्यक्ति है, जो अनुबंध के अंदर पक्षकार है, तो वो कोर्ट के अंदर जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही नहीं है वो वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, देखो जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है कि उसके बदले में कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, तो वो वहाँ पे वाद प्रस्तुत कर सकता है। पर जो स्ट्रेंजर जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है स्यू नहीं कर सकती। उसी तरह हम देखते हैं कि प्रतिफल जो है किसी कार्य को करने अथवा करने से अलग रहने के लिए हो सकता है। प्रतिफल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। देखो धनात्मक प्रतिफल वो प्रतिफल होता है जिसके अंदर जो प्रॉमिस ही है, जो वचन रहता है, वचनदाता की इच्छा पे कोई काम करता है। ऋणात्मक प्रतिफल में के अंदर क्या होता है कि वचन ग्रहीता वचनदाता की इच्छा पर किसी कार्य को करने से अलग रहता है या किसी काम को वो पोस्टपोन कर देता है। जैसे यहाँ पे हम एक केस जो है स्टडी करते हैं, उससे इसका क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे राम शाम को अपना घर 1 लाख में बेचने का वचन देता है, और शाम भी राम को वचन देता है कि वो 1 महीने के बाद जो है 1 लाख पे कर देगा। परंतु शाम जो है, देखो यहाँ पे राम ने शाम को अपना घर बेचा, ये एक पॉजिटिव एक्ट है। और उसी तरह जो है शाम जो है राम के उसने 1 लाख रुपए देना है, जो कि वो भुगतान आने की स्थिति के अंदर नहीं देता। तो राम जो है अपनी ऋण की वसूली के लिए शाम पर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो शाम जो है राम से कहता है कि आप कोर्ट के अंदर ना जाओ, तो मैं आपको जो है 10% ब्याज से जो है आपको इसके ऊपर जो है ब्याज दूंगा। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये ऋणात्मक कार्य है कि तू कोर्ट के अंदर ना जा, मैं तुझे इतने ब्याज से मतलब 10% ब्याज से इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर जो है ब्याज दूंगा। तो इस तरह से क्या है कि देखो यहाँ पे प्रतिफल जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। प्रतिफल के आवश्यक लक्षण क्या है? प्रतिफल जो है भूतपूर्विक भी हो सकता है, वर्तमान भी हो सकता है, भावी भी हो सकता है। वर्तमान का मतलब होता है कि जैसे आज काम किया, आज ही उसको प्रतिफल दे दिया गया।
तो अनुबंध करने के समय शीघ्र ही किसी काम को करना या काम से अलग रहना वर्तमान प्रतिफल कहलाता है। जैसे मनोज ने नवीन से कहा कि तुम आज मेरे लिए एक टेबल बना दो, मैं तुझे 1000 दे दूंगा। नवीन ने टेबल बना दिया और मनोज ने उसी समय उसका भुगतान कर दिया। और उसी तरह हम देखते हैं कि भावी या प्रतिफल जो स्थानीय प्रतिफल, जब कोई व्यक्ति जो होता है वर्तमान अनुबंध करता है लेकिन भविष्य के अंदर उस पर काम होगा और भविष्य के अंदर ही प्रतिफल मिलेगा, तो वो उसको हम कह देते हैं कि भावी फ्यूचर जो है कंसिडरेशन है। राम जो है 2 महीने बाद अपनी होने वाली फसल के चावलों में से 100 क्विंटल चावल जो है 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शाम को बेचेगा और शाम जो है फ्यूचर के अंदर ही उसका भुगतान करेगा। और उसी तरह क्या है विगत या भूत प्रतिफल, काम या काम से अलग रहना जो भूतकाल में हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राम ने जो है पिछले साल शाम के पास कुछ काम किया था लेकिन आज उसका शाम जो है भुगतान करता है। देखो जो प्रतिफल है वो वैधानिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को कहता है कि हम जो है कहता है कि इसका घर चला दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो ये देखो ये वैधानिक नहीं है क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। हम किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान देते हैं या किसी को नुकसान चुकाते हैं, नुकसान मतलब किसी का करते हैं, तो ये लीगली सही नहीं है। और उसी तरह क्या है कि कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए। अब जैसे क्या है कि अजय जो है वो कहता है कि ठीक है मैं तुझे अपनी लैपटॉप दे दूंगा, और प्रतिफल में जो दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कि मैं सुखी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का वचन देता हूँ, तो ये अवास्तविक है। तो वो वास्तविक होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। और यदि राम शाम को ये कहता है कि ठीक है कि मैं तुझे मकान बेचूंगा, तो शाम भी कहता है कि ठीक है तुझे मकान देगा तो मैं भी तुझे कुछ ना कुछ दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। निश्चित होना चाहिए, मैंने तुझे घर बेचा है तो तुमने मुझे बदले में एक निश्चित राशि जो है, निश्चित कार्य जो है वहाँ पे करना है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रतिफल है वो अवश्य होना चाहिए, लेकिन प्रतिफल का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि मैंने अपनी 1 लाख की चीज़ 30,000 में बेच दी। वहाँ पे जो लॉ है वो ये नहीं देखता कि आपने प्रतिफल कम दिया है या ज़्यादा दिया है। अगर दोनों पार्टीज़ को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिफल का होना ज़रूरी है। और प्रतिफल ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसके लिए वचनकर्ता पहले से ही जिम्मेवारी बनती हो। जैसे देखो कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसका काम क्या होता है, क्राइम को रोकना। अगर हम उसको कहें कि हम तुझे ज़्यादा पैसे देंगे तो तू चोर को पकड़ लाना, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो चोर को पकड़ के लाए। तो प्रतिफल ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके लिए वचनकर्ता पहले से ही उसकी जिम्मेवारी जो है बनती हो। और दूसरे क्योंकि कंसिडरेशन का पार्ट जो है हम 2-3 जो है पार्ट्स के अंदर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया प्रतिफल क्या होता है, प्रतिफल के आवश्यक लक्षण क्या होते हैं।